Okay. So topic of terrorism is again vital one, keeping in the context of previous discussions related to fifth generation war, fourth generation war, hybrid war, etc. Then Muslim world perspective, like जरा अपने आप को माइक अपने म्यूट रखिएगा अभी सब लोग, उससे प्रॉब्लम होती है, फिर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। टेररिज्म, आप हैरान होंगे कि लाइक हमने फिफ्थ जनरेशन वॉर के मुतल्लिक कहा था कि ये बेसिकली आइडिया 2500 साल पुराना है। चाइनीज स्कॉलर सांजू का ये आइडिया है कि वॉर इज ऑल डिसेप्शन। फिर इसी तरह से जो टेररिज्म है इसके मुतालिक एक चाइनीज सेइंग बहुत कोट की जाती है, और वो सेइंग है किल वन फ्राइटन 1 मिलियन। किल वन फ्राइटन 1 मिलियन, कि एक को मारो 10 लाख को डरा दो। फिर टेररिज्म जो वर्ड है या टेररिज्म जो एक्टिविटी है, मैंने आपसे कहा था कि इसमें थोड़ा डिबेट है अभी कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज टेररिस्ट एक्टिविटी। लाइक कुछ जो मेथड्स ऑफ वॉरफेयर हैं उनको समझते हैं पहले। एक होती है सिविल वॉर, एक होती है गुरिल्ला वॉर, एक होती है इंसर्जेंसी, और एक चीज है जिसका नाम है टेररिज्म। सबसे पहले सिविल वॉर को समझ लेते हैं। सिविल वॉर in which two rival groups are at war, और जिस तरह नाम ही सिविल वॉर है तो इसमें सिविलियंस फुली इन्वॉल्व होते हैं, एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर की मिसाल इसमें सबसे ज्यादा और सबसे अहम है कि दो साइड्स पे ग्रुप्स थे। एंटी स्टेट वो नहीं थे, लेकिन स्टेट के अंदर किसकी रेट होगी इस चीज का झगड़ा चल रहा था। अच्छा, ओपन थी, फिर फेस टू फेस थी, लीडर्स थे, रैंक्स थे, आर्म्ड ग्रुप्स थे। इसके मुकाबले में जो गुरिल्ला वॉर है ये स्टेट की एक ट्रेन्ड आर्मी वर्सेस अ ग्रुप होती है, वर्सेस अ ग्रुप। मिसाल के तौर पे क्यूबा में लड़ी गई गुरिल्ला वॉर, एक लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम था उसका, मौजे तंग का भी, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि उसमें भी गुरिल्ला वॉर की टैक्टिक्स, यानी आप एक स्टेट की इस्टेब्लिश्ड आर्मी को टारगेट करते हैं, सिविलियंस आपका बेसिक टारगेट नहीं होते। हाँ, उस कश्मकश में, उस भागम दौड़ में कुछ लोगों की कैजुअलिटी हो जाना एक अलहदा बात है, एक ऑब्वियस बात है। फिर गुरिल्ला वॉर जो है इसकी एक और जो डिस्टिंक्टिव और बड़ी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये
अनाउंस्ड होती है, इनमें कोई रेगुलर लीडर होता है और इनकी एक बाकायदा काज होती है जो मोस्टली एक फ्रीडम के लिए होती है, एक सेपरेशन के लिए होती है। सेपरेशन ही जरूरी नहीं, किसी ऐसी हुकूमत को कि जिसको समझा जाए कि ये लेजिटिमाइज नहीं है, ये जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, उसके खिलाफ लड़ी जाती है। अब इंसर्जेंसी क्या है कि एक अफरा तफरी पैदा की जाती है, थोड़ा टर्मोइल क्रिएट किया जाता है, लेकिन जिस चीज का नाम टेररिज्म है उसकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है जी। उसकी सिचुएशन क्या है कि वो अनअनाउंस्ड होती है, अनअनाउंस्ड तो सॉरी नहीं, अनाउंस्ड होती है, लेकिन क्या है कि फेसलेस होती है। फेसलेस, एड्रेसलेस, नेमलेस, ये उसके चीदा चीदा फैक्टर्स होते हैं। कोई सामने फेस नहीं होता, कोई सामने नाम नहीं होता, जरूरी नहीं, कोई डिक्लेयर्ड लीडर नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता, यानी जहां पर ये दीगर चीजों से बड़ी वाज़े तौर पर अलहदा हो जाती है, वो क्या है कि मिसाल के तौर पे जो टेररिज्म है इसका मकसद सिर्फ इंतशार है, तबाही है, मुश्किलात पैदा करना है, मर्सेनरीज हैं, पेड मनी आ जाती है, काज कोई नहीं है, काज डैमेज है, काज स्टेट को डिस्टेबलाइज करना है, इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को, उसकी आर्मी को, उसकी अवाम को। और एक और बात जो दीगर चीजों से इसे बहुत ज्यादा अलहदा करती है वो ये है कि ये बेसिकली सिविलियंस को टारगेट करते हैं, सिविलियंस को बेसिकली, जस्ट इन ऑर्डर टू डिमोरलाइज गवर्नमेंट, स्टैंडिंग आर्मी, अदर इंस्टीट्यूशंस। इनका मकसद होता है कि उनको किसी तरह हमने डिमोरलाइज करना है, सरेंडर करवाना है। एक बात का और ख्याल रखिए, और वो बात यह है कि टेररिज्म के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन गुरीला वॉर के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त गुरीला वॉर की सबसे क्लियर कट एग्जांपल कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं। दे आर वेजिंग अ वॉर against a established, organized and occupied army. They cannot imagine to carry out any terrorist attack or terrorist activity, क्योंकि बाकी लोग उनके तो अपने हैं। अगरचे उनके पास एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो इन ऑर्डर टू गेट रियलाइज द इंडियन आर्मी, द इंडियन गवर्नमेंट, they could target non-Muslim population of occupied कश्मीर। कश्मीर में हिंदूज भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, लेकिन वो नहीं करते। सो ये इन्हें डिफरेंशिएट करती है टेररिज्म एक्टिविटीज से जो आपके ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स है। अब सवाल ये है कि ये टेररिज्म जो कि एक मेथड है वेजिंग अ वॉर का, ये कहां से आया? आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा 5th जनरेशन का लेक्चर। उसमें मैंने आपको बताया था, और 4th जनरेशन एज वेल, वो भी आप रिकॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई बिटवीन रशिया एंड अमेरिका,
तो उसके अंदर चूंकि प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जाती थी, अब प्रॉक्सी वॉर आई होप कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, बट आई कैन सी टू न्यू फेसेस इन आवर क्लास, आई थिंक मूसा और ये जवेरिया ने हमें नया ज्वाइन किया है, आई कैन रिकॉल। तो प्रॉक्सी वॉर ये होती है कि जंग किसी एक मुल्क की होती है, लड़ कोई दूसरा रहा होता है। जस्ट लाइक प्रॉक्सी किसकी थी? अमेरिका की। कहां? अफगानिस्तान में। प्रॉक्सी बोल कौन रहे थे, यानी लड़ कौन रहे थे? हम पाकिस्तानी अलोंग विद अफगान वॉरियर्स, अफगान फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल दोज हु केम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर, जिसकी हमने एक बड़ी मिसाल ओसामा बिन लादेन की दी थी। अरब वर्ल्ड से आए थे लोग, पूरी दुनिया से, मुसलमानों ममालिक से आए थे। उसमें फिर क्या था कि उसमें फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक मेजर टूल या वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। किस तरह? मिसाल के तौर पे जब रशिया पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलना चाहता था कि वो अफगान काज के अंदर शामिल ना हो, तो रशियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्टिविटीज होती थी पाकिस्तान के अंदर। खिलौना बम फेंक दिया जाता था, बकायदा अटैक होते थे, रेलवे का ट्रैक उड़ा दिया जाता था। सो स्टफ लाइक दिस, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। अब जाहिर है कि जिस तरह से ये जो पाकिस्तान या अमेरिकन ब्लॉक के अंदर ग्रुप के अंदर फ्रीडम फाइटर से, इसी तरह से रशियन आर्मी भी कुछ सिविलियंस को, कुछ इंसर्जेंट्स को, कुछ मर्सेनरीज को, मर्सेनरीज कौन होते हैं? जो पैसे लेके वो भी हायर कर लेते थे, यानी कुछ ना कुछ ग्रुप्स उनके साथ भी थे। सो इसमें बिल्कुल एक नई चीज क्या है, नई बात क्या है कि बजाय इसके कि एक आर्मी दूसरी आर्मी पर डायरेक्ट अटैक करे, उन्होंने कहा कि फ्रंट पर महाज खोलने की बजाय, जिस तरह रशियन कर सकते थे, अगर वो अफगानिस्तान तक आए थे तो पाकिस्तान की तरफ भी आना शुरू कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि चले ये फिर ना ये एक नया बैटल ग्राउंड बनाते हैं। और वो जो नया बैटल ग्राउंड था वो फिर महाजों पर नहीं था, बॉर्डर्स पर नहीं था, वो फिर मैसेज के, अवाम के अंदर था। अवाम के अंदर किस शक्ल में था कि आप मुख्तलिफ जगह पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाएं, मुआशी सरगर्मियां बंद करवा दें। और जिस तरह वर्ड है, हमने स्टार्ट में कहा कि किल 1 फ्राइटन 1 मिलियन, कि लोगों को टेरराइज कर दे, लोग मफलूज हो जाए, निजाम जिंदगी मफलूज हो जाए। सो ये टेररिज्म वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये ट्रेंड नहीं रहा कि डायरेक्ट किसी मुल्क पर अटैक करना है, तो उसके अंदर एक मेजर टूल बना। तो ये टूल कहां बनता है या मेथड बनता है? जब 4th जनरेशन वॉर स्टार्ट होती है। 4th जनरेशन वॉर। और 4th जनरेशन वॉर कब स्टार्ट होती है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 कौन सी जनरेशन थी? 3rd जनरेशन की वॉर थी। सो ये 4th जनरेशन वॉर में फिर टेररिज्म एक मेजर टूल, मेथड, इक्वेशन, केमिस्ट्री के तौर पर सामने आ गया। श्रीलंका में तामिल टाइगर्स की एक तहरीक चल रही थी। नदन जो श्रीलंका है उसके अंदर वो लोग लड़ रहे थे, और उनका टारगेट ये था कि हमने नदन श्रीलंका को सदन श्रीलंका से अलहदा करना है। उनका एक लीडर भी था, तादाद में वो लोग कम थे। बेसिकली वो तमिल स्पीकिंग एक जबान का झगड़ा था, और हिंदू थे। जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे वो बुद्धिस्ट थे श्रीलंका वाले, और सिन्हाली स्पीकिंग थे। ये उनका एक मेजर रिफ्ट था।
तो इशू ये था कि वो लोग के पास फिर टेररिज्म के अलावा कोई टूल ही नहीं बचता कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाएं। श्रीलंका के अंदर, शहरों के अंदर वजीर आजम पर अटैक कर दिया, वजीर आजम मार दिया, कोई आर्मी का ऑफिसर है उसको मार दिया। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि टेररिज्म एज अ वेपन, एज अ टूल, इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर नहीं होता। अब आप कहेंगे जी इस चीज का क्या सबूत हो सकता है? रीजन ये है कि जो ग्रुप्स टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता, उनके पास अपनी इतनी डिवाइसेस नहीं होती, उनके पास FM100 चलाने के मेथड्स नहीं होते, प्रिंटिंग मेथड नहीं होता। ये सारा कुछ उन्हें किसी बाहर की पावर से सप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो पिछले 15 साल 20 साल जो जंग लड़ा, उस जंग में क्या होता था? उस जंग में यह था कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से एक तहरीक चली हुई थी, उस तहरीक को फंडिंग कौन करता था? इंडियंस करते थे। अब ये तकरीबन एक रियलिटी है, वो अजीत दोवल की तकरीर आपने सुन ली हुई है। यानी क्या होगा, उन्हें इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी कि पाकिस्तान का फलां दफ्तर फलां जगह पे है, ये खुद को जैकेट कैसे बनानी है, बॉम्ब कैसे बनाना है, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब कैसे बनाना है, कौन सा बंदा किस वक्त कहां से गुजर रहा है, किसको अंडर अटैक किया जा सकता है, ये आप पीछे से उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले होते हैं ना, ये सैटेलाइट्स की तरह होते हैं, सियारे होते हैं, इनका मेट्रोपोल कहीं पीछे होता है, मेट्रोपोल इनको कंट्रोल कर रहा होता है कि ओके गो दिस वे, गो दैट वे, आप इस तरह हरकत करें तो आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, इस तरफ जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है। वगरना सिंपल वो जो टेररिस्ट हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनका नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी इंफॉर्मेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के नाम से जो एक ग्रुप उठा था, वो उन्होंने अपने FM100 रेडियो बनाए हुए थे जिस पर वो मैसेज देते थे, जिस पर वो स्पीचेस करते थे, जिस पर वो लोगों को थ्रेट करते थे, जिस पर वो लोगों को जिसे रिट ऑफ द स्टेट आप कहते हैं, उससे बगावत या उससे दूर होने का आप कह लें कि वो लेसन देते थे या उन्हें कन्विंस करते थे। इसी तरह श्रीलंका के अंदर डबल गेम चल रही थी। इंडियंस जो हैं वो तामिल्स को भी सपोर्ट करते थे, डबल गेम करते थे इंडियन। एक बड़ा मशहूर क्लिप है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें, कि वजीर आजम राजीव गांधी जो इंडिया का वजीर आजम था, वो जब इंडिया गया तो सॉरी श्रीलंका, तो उसका जो गार्ड ऑफ ऑनर उसे पेश किया जा रहा था, जिसमें वो सलूट वगैरह सलामी वगैरह दी जाती है, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि एक श्रीलंकन सोल्जर ने जो वो बट जिसे आप कहते हैं ना, BUTT, बंदूक का पिछला हिस्सा, उसके साथ हिट किया था राजीव गांधी को, और राजीव गांधी कई फीट या मीटर आगे तक लुढ़कता हुआ गया था। और पाकिस्तान आर्मी, अब देखे ना जिस तरह रूस अमेरिका की लड़ाई है, तो जहां रूस पंगा करता था वो वहां अमेरिका सपोर्ट करता था, अमेरिका पंगा करता था तो रूस, तो इसी तरह पाकिस्तानीज ने फिर रेस्क्यू किया था श्रीलंकन्स को, इन्हें ट्रेनिंग दी, इन्हें फंड्स दिए, इन्हें हर मुमकिन तरीके से जो है वो सपोर्ट इन्होंने किया था। और यही वजह है, आप ये जेहन में रखिए कि श्रीलंकन्स हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हैं। श्रीलंकन आर्मी का चीफ हो, प्रेसिडेंट हो, हालांकि हमारी उनसे कोई चीज कॉमन ज्यादा नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कोई ट्रेड ज्यादा नहीं है, वो एक छोटा सा मुल्क है। सबसे पहले क्रिकेट टीम उन्होंने यहाँ पे भेजी, उनके यहाँ भी क्रिकेट टीम इसी तरह पाकिस्तान ने जो है वो भेजी थी।
तो श्रीलंकन जो इंडियन अग्रेशन है, जो इंडियन एक आप कह लें कि ऑनस्लाट है उनके ऊपर, उससे जो रेस्क्यू है, उससे जो बचत उनको नजर आती है, वो सिर्फ फिर पाकिस्तान की शक्ल में नजर आती है कि अच्छा यार ये पाकिस्तानी है जो, चूंकि अच्छा इंडियन एजेंडा क्या है, इंडियन एक थीम, एक माइंडसेट जिसे हिंदुआटा भी आप कहते हैं, ग्रेटर इंडिया भी कहते हैं, अखंड भारत भी आप कहते हैं, तो उसके तहत उन्हें एक इशू है कि ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान ये अखंड भारत का हिस्सा है, तो ये इसी में वापस आने चाहिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पे तो इतना जोर नहीं चलता, लेकिन मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इनको वो ना तकरीबन अपनी एक उंगली की तरह अपने साथ रखने की कोशिश करते रहे हैं। यही वजह है कि अब नेपालीज ने भी रिवोल्ट किया है और भूटानीज जो है वो भी कर रहे हैं। सो बात मैं कर रहा था श्रीलंका की, कि श्रीलंका के अंदर LTTE कहते थे उनकी तंजीम को, लेबर टाइगर्स ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामल एल्म, एल्म होता है एक इलाका, यानी जो उसके लिए लड़ रहे थे। अच्छा, जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने श्रीलंकन्स का खास तौर पे जिक्र क्यों किया है यहां पे, उसकी रीजन ये है कि ये जो सुसाइड अटैक है, ये मुस्लिम वर्ल्ड में बाद में आया है, श्रीलंका में ये 80s में इस्तेमाल होता रहा है। ओ यस, वो सुसाइड जैकेट पहनते थे, आ जाते थे और अटैक करते थे। एक दफा थोड़ा फनी बात है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर गरीब मुल्क है, सैर शहर कर रहा था कहीं पे, तो एक बंदा साइकिल पे आके ताइमल टाइगर जो है वो उसको सुसाइड बॉम्ब के अंदर वो मार गया था। फिर दूसरी चीज, उनके गले में ना डेथ कैप्सूल लटक रहा होता था और उन्हें इंस्ट्रक्शंस होती थी कि आप जैसे ही पकड़े जाएं तो अपने आप को मार लें। एक और अहम बात ज़हन में रखिए कि राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी का बेटा था, वो श्रीलंका के अंदर होने वाली इस सिविल वॉर, जिसके अंदर टेररिज्म एज ए वेपन यूज हुआ, उसकी इंटरवेंशन की वजह से तामिल खवातीन ने ही उसको खुदकुश बम से उड़ा दिया था। अब आपकी छुट्टियां होंगी तो वो मद्रास कैफे या कैफे मद्रास एक मूवी है इंडियन, वो आप जरूर देखिए। अपरेंट तो आप मूवी देख रहे होंगे, लेकिन आपकी लर्निंग हो जाएगी एंड यू विल लर्न अ लॉट, आई एम प्रीटी श्योर यू विल लर्न अ लॉट। अब इंडिया एक बड़ा मुल्क है, तो उसका वजीर आजम किस तरीके से मारा गया, एक टेररिस्ट अटैक के जरिए। किन्होंने मारा? श्रीलंका से आए हुए, कुछ स्पॉन्सर भी था, मकामी लोग भी उसमें शामिल थे। 2 खवातीन ने, उन्होंने खुद को जैकेट पहनी हुई थी, पहले वो झुकी है उसके पांव छूने के लिए, और जैसे ही उसके गले में वो हार पहनाने लगी है पहना के, तो उसने वो बटन उड़ा दिया। सो सुसाइड अटैक्स और फर्स्ट ऑफ ऑल यूज, अच्छा जी मौजम अली आपको भी वेलकम है जी, श्रीलंका में इस्तेमाल हुआ और बहुत ज्यादा पैमाने पे हुआ, बहुत ज्यादा, बच्चे, औरतें। अच्छा, अब आप देखें कि बच्चे, औरतें इस्तेमाल हो रहे हैं, काम क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है। लड़ाई में क्या हो रहा है? लोग मारे जा रहे हैं। मारने वाले भी सिविलियन है, मरने वाले भी सिविलियन। एक बात और याद रखिए कि बाज जगह पे कोई गुरीला जंग लड़ने वाले टेररिस्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक मेथड है ना। वो समझते हैं कि जी हमारी काज एक बड़ी काज है, तो अगर हमारे चंद लोग ये जान दे दें और वहां पर दहशतगर्द हमला कर दें। अच्छा, दहशतगर्द हमले में फिर इशू क्या होगा कि अगर आप सिविलियंस को मारेंगे तो बाय ऑल मीन्स, बाय एनी मीन, दैट विल बी कंसिडर्ड अ टेररिस्ट अटैक। अगर आप स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लड़ते हैं, तो उस पर इंटरनेशनल जो डिबेटर्स हैं वो फुली अग्री नहीं करते। ये मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूं
टेररिज्म के हवाले से कि टेररिज्म की अभी क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं आई है वर्ल्ड वाइड कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो टेररिस्ट है और कौन सी एक्टिविटी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। एक का हीरो है वो, दूसरे का वो विलन है। इससे पहले जिसमें के सुसाइडल बॉम्बिंग यानी सुसाइड बॉम्ब, अच्छा सुसाइड बॉम्बिंग जो है ना जी, इस पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट सारे मानते हैं कि जी एटॉमिक बॉम्ब का खतरा, उसकी स्मेल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज ज्यादा लीथल है, बल्कि उससे ज्यादा लीथल इसलिए कहते हैं ये एटम बम तो चला था एक दफा, सुसाइडल बॉम्ब हर जगह चल रहा है। फिर दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी सुसाइडल बॉम्ब का इशू ये है कि ये ऐसा बॉम्ब है जिसकी आंखें भी हैं, जिसका दिमाग भी है, जिसको कैलकुलेशंस भी आती हैं, जिसको सारा पता चल जाता है। तो वो कहते हैं जी ये काम बहुत खराब है। अब वो बॉम्ब जो सोएगा भी, जागेगा भी, अपना रास्ता खुद चेज करेगा, जाके किसी जगह टारगेट के पास बैठेगा, क्राउड कहां ज्यादा है। वो कहते हैं जी इतनी टेक्नोलॉजी तो दुनिया के किसी जदीद तरीन ना मोबाइल में है, ना किसी वो जो उड़ता है ऊपर, उसे क्या कहते हैं यार आप लोग, ड्रोन, उसमें नहीं होती। उसमें तो एक टारगेट दे दिया गया उसको, उसने उसमें चले जाने, आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो ये तो अपनी मर्जी की जगह चूज करेगा जी, सुसाइडल बॉम्ब। सो लीथल मोस्ट बॉम्ब so far used, actively used after World War II is suicidal bomb. अच्छा फिर लीथल क्यों है? अगर कॉम्बैट होता है, एक ग्रुप अटैक करता है एक चौकी पर, एक छावनी पर, एक बॉर्डर पर, चलो आगे से भी बंदा लड़ेगा। अब वो जो अटैक करता है, ह्यूमन नेचर है, हर किसी की कोशिश ये है कि वो एक्टिविटी करने के बाद भाग जाए। वो कहते हैं जी ऐसे बंदे से जो बॉम्ब है कौन लड़े जो ये तय करके आया हुआ है कि मैंने तो मरना ही मरना है। तो जो पहले खुद मरता है बाद में दूसरों को मारता है, इससे ज्यादा डेयरिंग चीज कहते हैं, इससे ज्यादा मैसिव एक्यूट इंटेंसिव स्केल वाला वेपन कहते हैं, कैसे हो सकता है। कामिकाजी एक अटैक था, ये जापानीज ने किया था। कामिकाजी बेसिकली ये वो वर्ड है जिसे आप सुसाइडल अटैक कहते हैं। कामिकाजी अटैक कहां हुआ था? कामिकाजी अटैक जापानीज ने किए थे और इन्होंने जो शिप आ गए थे इनके बॉर्डर पर और वो शिप नुकसान बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो उनको डुबोने के लिए फिर इन लोगों ने उस जहाज, वो जहाज चूंकि उस वक्त इंटरनल कंबशन सिस्टम नहीं था, बाहर फटता था, सारा कुछ उसके बाहर होता था, तो उसकी छावनियों में, सॉरी चिमनी में, चैम्बर में इन्होंने छलांगे लगाई थी। सो ये कहना कि सुसाइडल बॉम्ब्स मुसलमान मुल्कों की इजाद है, मुसलमान मुल्कों ने ही इस्तेमाल करना शुरू किया, दिस इज कैटेगरी रॉन्ग। ये मैंने आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है। बल्कि दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों ने अपनी जान दे दी थी ये लड़ते हुए, वो जी लॉर्ड्स नाम का एक ग्रुप था यहूदियों का, जिन्होंने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ते हुए जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया था। इसके अलावा एक तारीखी रेफरेंस जो जहां से टेररिज्म का वर्ड इस्तेमाल होना शुरू होता है, वो फ्रांस के इनकलाब के दौरान है। फ्रांस के इनकलाब के दौरान जो है वो चूंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स आ रहे थे, कुछ साल के लिए आया, 6 माह के लिए आया, तो वो साल से 2 साल का एक अरसा है जिसे रेन ऑफ टेरर, अच्छा ये रेन REIGN, दुरानिया हुकूमत का एक अरसा होता है। वो एक ऐसा अरसा आया कि जिसमें उन्होंने पेरिस शहर में हजारों लोग मार दिए। ये 1789 के रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, 1789 से 98 का जो उनका 10-11 साल का अरसा है। तो वो कहते हैं कि अगर उन्हें शक भी हो जाता था
कि ये जो हम इनकलाब लाना चाह रहे हैं इसमें ये बंदा रुकावट है, तो वो उसे गोली मार देते थे। फिर आपने वो ग्लोटन एक टेक्निक देखी होगी, एक वो छुरा सा आता था कि वो बंदे की गर्दन उतार देते थे। तो वो कहते हैं कि उस वक्त भी टेरर, अच्छा फिर बात वो ये कि आप कहेंगे अच्छा वो बंदे मारते थे तो इसमें टेररिज्म क्या है, वो तो अपने तौर पे सजा देते थे। वो भले अपने तौर पे सजा देते थे, लेकिन इसके नतीजे में टेरर बहुत फैला हुआ था, पूरा फ्रांस टेरराइज था कि यार क्या पता है, कोई पता नहीं कब कहां किस बंदे को ये पकड़ के मार दे। सो टेररिज्म की बेसिक फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कीजिए। इट इज मोर पर्टेनिंग टू फील पीपल, टू मेक पीपल uncomfortable, under attack, psychologically, emotionally, socially, handicapped. They should not be able to move around. That is the philosophy of terrorism. जो मैंने बेसिकली आपको बताया कि बेस तो उनकी ये थी कि ना भाई ना मारो एक को, डराओ 10 मिलियन को। अच्छा फिर ये टाइम गुजरता रहा, अफगान वार खत्म हो गई, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक जाहिरी बात है कम हो गए, रूस वापस चला गया, अमेरिका भी उन्हें छोड़ गया, पीछे अफगान की गवर्नमेंट आ गई तालिबान की। उसके बाद फिर इशू क्या हुआ, उसके बाद फिर ये जो टूल था ये दुनिया में फैल गया। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि जो आपके ये हैं दाइश के लोग, इस तरह के जो लोग जो माइंडसेट रखते हैं या जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई या बनाई गई, असल में तो उनको कंट्रोल पीछे से कोई और कर रहा था ना। ये तो आपको अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अमेरिकन ने बनवाई है, जिन्होंने भी बनवाई, तो उन्होंने भी इस वेपन को यूज किया। ये यमन वाले भी करते हैं टेररिस्ट, ये सुसाइडल बॉम्ब फिर सऊदीया में भी हुए, वहां पर भी अटैक हुए। अब जाहिर है जो 9/11 है उसके अंदर भी बंदे जो भी इस्तेमाल हुए, लेकिन मेथड कौन सा था, सुसाइडल अटैक। सो दैट इज टेररिज्म। 9/11 प्योर, वो अलग बात है कि किसने करवाया, वो कोई फाइटर्स थे, वो खुद अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उनका इंटरनल अफेयर था, क्या था क्या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन वो टेररिस्ट अटैक है, चूंकि उसमें तो 100% लोग कौन मारे गए, सिविलियंस मारे गए। फिर अमेरिकन अफगानिस्तान में आ गए, और फिर आप देखते हैं कि एक जुल्म की, एक जबर की एक नई कहानी जो है वो फिर जन्म लेती है। और पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड, ये इलाके फिर आपने देखा किस तरह से बुरे तरीके से जो है वो अंडर अटैक आए। टेक्निक, मेथड, स्टाइल पुराना था लेकिन उसे मॉडर्नाइज कर दिया गया। मिसाल के तौर पे पहले रिमोट कंट्रोल नहीं होता था, अब उसके अंदर रिमोट कंट्रोल शामिल कर दिया गया। पहले ड्रोन अटैक नहीं होता था, अब ड्रोन अटैक आ गया। अब आप देखें अमेरिकन जितनी मर्जी तो जिहाद देते रहे, अमेरिकन ने अफगानिस्तान के अंदर हजारों लोग मारे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे मारे हैं, पाकिस्तान के अंदर मारे हैं। तो जो जिसे आप वैसे आम लफ्जों में एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कहते हैं, वो तो चले को बंदा आपने पकड़ा होता है, डाउट होता है बंदे पे क्या कुछ होता है, आप फिर करते हैं। तो यहां पर तो सीधा सीधा ये जुल्म है, जबर है, ये भी टेररिज्म है। अच्छा अब यहां पर टेररिज्म की क्लासिफिकेशन आ जाती है कि टेररिज्म अब क्या है, एक हमले का तरीका है, एक वेपन है, एक मेथड है, एक टूल है जिसको रियासत भी इस्तेमाल कर सकती है। लाइक इंडियंस आर डूइंग इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट इज कॉल्ड स्टेट टेररिज्म। जो मैंने आपको मिसाल दी फ्रेंच की, तो फ्रांस के अंदर भी बेसिकली तो लोग हुकूमत में थे, वो अलग बात है कि खौफ के डर से कि वो ना हमारे खिलाफ हो जाए, ये ना हमारे खिलाफ हो जाए, वो ये काम कर देते थे।
ये अब एक दूसरी बात है, लेकिन वो भी स्टेट टेररिज्म है। सो स्टेट टेररिज्म के जहां पर कोई रियासत खुद एक्टिविटी करवाती है किसी जगह पर, उसको आप स्टेट टेररिज्म कहते हैं। क्रॉस बॉर्डर, जिसे आप इंटरनेशनल टेररिज्म कहते हैं, कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें दुनिया में जब जहां कोई मिलता है टारगेट, सॉफ्ट टारगेट मिलता है, वो उसे निशाना बनाते हैं। फिर इसकी टाइप्स आगे आ जाती हैं। रिलीजियस टेररिज्म, सेक्टेरियन, रिलीजियस जब दो रिलीजन आपस में टकराएंगे, सेक्टेरियन जब कोई दो सेक्ट आपस में टकराएंगे। अच्छा, उसमें भी फिर ये एक डिबेटेबल बात है कि पता कोई नहीं ये कर कौन गया है, नाम किसी और का इस्तेमाल हो जाता है, यानी इसमें के अंदर डिसेप्शन शामिल हो गई। पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस चल रहा होता था, कोई गवर्नमेंट पैचअप करवा देती थी दोनों ग्रुप्स का, लेकिन उसके बाद कोई इंडियन एजेंसी जो है कोई एक्टिविटी कैरी करवा देती थी, वो ग्रुप आपस में फिर लड़ना शुरू कर देते थे। अब पता तो नहीं चलेगा कि जी ये अटैक कौन कर गया है। आप कुलभूषण यादव को ले लें, ये ना सिर्फ स्टेट टेररिज्म है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म है कि वो बंदा कहां से चला, ईरान गया, पासपोर्ट बनवाया, पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और फिर उसने ये जो है ये एक्टिविटी कैरी आउट यहां पर कर रहा था। इसके बाद टेररिज्म में एक और इंप्रूवमेंट आई। इंप्रूवमेंट कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आई। वो क्या थी? साइबर वर्ल्ड। ये मैं और आप लोग इस वक्त जो बैठे हैं, ये एक साइबर वर्ल्ड है। तो साइबर वर्ल्ड ने टेररिज्म को और सहूलत बख्शी। 50 लोग, 100 लोग, मतलब वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। वर्ल्ड बिकेम अ सिटिंग डक। वाई? कोई एक ग्रुप किसी एक इलाके में जाता है, कोई एक एक्टिविटी फिजिकल नहीं करता, साइबर वर्ल्ड के ऊपर ही कर देता है, अनाउंस कर देता है कि जी हम इस जगह पर ये अटैक करने लगे हैं। तो दुनिया तो टेरराइज होगी, क्योंकि वो आपका मैसेज जो है वो मिलियंस नहीं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन, और हो सकता है बिलियंस तक पहुंच जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी मीनिंगफुल थिंग, आप हैरान होंगे, ये आपका कोविड क्राइसिस स्ट्रांगली, क्लोजली क्वालिफाइज एज अ टेररिस्ट अटैक, ये टेररिस्ट एक्टिविटी। क्योंकि इससे ज्यादा टेरराइज्ड वर्ल्ड में, दुनिया में कभी कोई इलाका, मुल्क नहीं हुआ, खास तौर पर इतने बड़े स्केल के ऊपर। वो तो था ना, किल वन फ्राइटन 1 मिलियन। अब यहां पर एक मरता है तो फ्राइटन कितने होते हैं? बिलियंस। कोविड क्राइसिस में इकोनॉमी बाद में आ रही है, उसकी तकलीफ बाद में आ रही है, सबसे टॉप लेवल पे चीज ही क्या डिस्कस हो रही है? एक फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल स्टफ लाइक दिस। सो ये ऑन पर्पस नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्या प्रूव हो रहा है? ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी के जुमरे में आ रहा है, बिकॉज पीपल आर टेरराइज्ड। या टेररिज्म की एक्टिविटी में बायोलॉजिकल टेररिज्म, इसलिए कि ब्लेम गेम चल पड़ी है। अमेरिकन आर ब्लेमिंग चाइनीज, चाइनीज आर ब्लेमिंग अमेरिकन, इंडियन ने भी उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, और वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी ये बिल्कुल चाइनीज वायरस है, ये चाइना से आया है, ये तो काम बड़ा खराब है जी। तो जब ब्लेम गेम स्टार्ट होगी, लोग डाउट्स में चले गए, और ये जितना प्रोलॉन्ग कर रहेगा, जितना समझ नहीं आएगी, जितना वैक्सीन इजाद नहीं होगी, तो वो इस ख्याल को तकवीयत देगी ये चीज कि जनाब ये जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, ये बकायदा बनाया गया है। किस मकसद के लिए बनाया गया है? लोगों को मारने के लिए। किन्होंने बनाया जी, यही तो पता नहीं चल रहा। सो दैट्स टेररिज्म, दैट्स टेररिज्म। सो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो स्टार्ट बहुत
माजी से होती हैं, कोल्ड वॉर में चलती हैं, फिर 5th जनरेशन वॉर का मैंने आपको बताया एक मेजर टूल है जो टेररिस्ट एक्टिविटी है। पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड, तकरीबन मुस्लिम वर्ल्ड में ये काम स्टार्ट हुआ। फिर जो ग्रुप्स खड़े किए गए, उन ग्रुप्स ने बेसिकली इस टेक्निक को जो है वो एज ए वेपन जो है वो यूज किया, जिसने इसको और ज्यादा लीथल बना दिया। अलकायदा का नाम हो, दाइश हो, किसी भी और जगह, मैंने जिस तरह कहा कि ये वो ईरान के अंदर परेड हो रही है जनाब, परेड के अंदर ब्लास्ट हो गया, फौजी मारे गए, वहां ऑफिसर भी बैठे हैं, यार ये क्या हुआ जी, टेररिस्ट अटैक हो गया। सो उतना सोचा नहीं गया था इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हुए, जितना ये एक्टिविटी फिर प्रॉम्प्ट हो गई और प्रमोट हो गई। अब ये है कि और कौन सी चीजें हैं। एक तो मैंने कहा साइबर वर्ल्ड, आप एक एक्टिविटी कर दे, एक ग्रुप कहीं जाता है, जाकर वो सिंपल एक अनाउंसमेंट कर देता है कि जी हम इस इलाके में आ गए हैं, हम ये एक्टिविटी कैरी ऑन करेंगे। तो जी वो इलाका तो आपके ख्याल में हिल के नहीं रह जाएगा? लाजमी बात है ना, हिल के रह जाएगा कि यार अब आए कि अब आए, अब आए कि अब आए। जिस तरह वो तालिबान जो है, पाकिस्तान के तालिबान के नाम से जो लोग थे, वो अनाउंसमेंट कर देते थे कि जी हम इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, हम मारगला हिल से जी सिर्फ इतना दूर हैं, हम किसी वक्त भी इस इलाके के अंदर जो है जी वो आ सकते हैं, हिट कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया या साइबर वर्ल्ड, दीगर मीडिया, आप ये कह लें कि उनके लिए अपना पैगाम पहुंचाना आसान हो गया था। आगे बढ़ते हैं, वेपन्स एडवांस्ड हो गए हैं, स्नाइपर शूटिंग आ गई है, फायरिंग रेंज 2-2 किलोमीटर तक की हो गई है कि आप 2 किलोमीटर की दूरी से जनाब किसी को निशाना बनाए। वो जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर, मतलब वो अगर आप एक इंडियन मूवी देखें ना वेडनेसडे, तो उसमें उन्होंने टेररिज्म को बहुत अच्छा एड्रेस किया है, और उसमें वो यही सारा कुछ बताते हैं कि जनाब ये किस तरह से सारा काम जो है वो खराब हो रहा था या खराब हो रहा है। कि वो कहते हैं जी एक बंदा उठे, वो यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पर इतनी साइटें मौजूद हैं जो आपको तरीके बताती हैं कि आपने किस, जी ओके। सो टेक्नोलॉजी का आना, साइबर वर्ल्ड का आना, वेपन्स का एडवांस होना, केमिकल वेपन्स का एडवांस्ड होना, और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक रिबेलियन कल्चर, एक रिवोल्ट का कल्चर का प्रमोट होना। एजिटेशन है दुनिया में, अवेयरनेस आ गई है, चीजें हाथ नहीं आ रही। अब मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। आप ये देखिए कि सुसाइड का रेट दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ गया है, सुसाइडल रेट। अब सुसाइड रेट बढ़ा तो फिर साथ क्या बढ़ गया? सुसाइड रेट के बढ़ने से इसका मतलब है कि लोगों के अंदर अपनी जान देने का जो एक खमीर है, जो एक सोच है, वो एक आम सी बात होती जा रही है। जो कभी बड़ी खास बात हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक आम सी बात हो गई है। इसी चीज को कैश किया जाता है। फिर जो मैंने रिलीजियस टेररिज्म का आपको बीच में हवाला दिया, उसमें यह कि ये इन द नेम ऑफ रिलीजन किया जाता है। जिस तरह वो जन्नत की ड्राइंग बनाते थे, जो लोग थे उधर नदन एरियाज के अंदर, सॉरी फाटा के इलाके में या अफगानिस्तान में, वो तरबियत देते थे कि ये जन्नत है। फिर गुर्बत है इसमें एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। वो घरों में जाते थे, मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखते थे, वो कहते थे ये आपका बच्चा बीमार है, इतनी आपकी फैमिली है, ये अल्लाह की राह में मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा, ये 20 लाख ले लें, 30 लाख ले लें। सो फंडिंग आ गई। अब वो फंडिंग तो वो खुद से नहीं करते थे ना, फंडिंग तो कहीं और से आती थी, बाहर से आती थी। सो ये वो सारे डायनेमिक्स हैं जिन्होंने
टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट रखा है। ये कनेडी कहा करता था कि दुनिया में 1-on-1 वॉर, मिलिट्री ऑन मिलिट्री वॉर जाती रही है, दौर जाता रहा है। अब कॉम्बैट नहीं होगा। कॉम्बैट होता है दो ग्रुप, दो आर्मी सामने आ गई। अब वो उसने वर्ड इस्तेमाल किया था एम्बुश होगा। एम्बुश क्या होता है कि आप बुश से याद रखें कि आप झाड़ी की ओर में छुपे बैठे होते हैं और वहां से आप एक अटैक कर देते हैं और सिविलियंस करेंगे ये काम। सो सिविलियंस को जंग में शामिल करना, सिविलियंस का इस चीज के अंदर इस्तेमाल करना, इस्तेमाल बढ़ाना, इन चीजों ने टेररिज्म को प्रमोट किया दुनिया के अंदर, और ये अभी तक एक लीथल वेपन के तौर पे दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। आज का चूंकि सर ये किसने कहा था, जरा सा ये रिपीट कीजिएगा। कनेडी जो प्राइम, हाँ, उसने कहा था कि ये, यानी उन्होंने उसी वक्त से विजुअलाइज कर लिया ना। और एक बात आप अपने ज़हन में रखें कि वो जो हमने बात की हुई है ना, वो उसके वाली आपका बट न्यूक्लियर वॉर की, कि वेपन, अब अगर दो मुल्कों में लड़ाई होती है तो न्यूक चल सकते, न्यूक ना भी चले। आप सीरिया का हाल देखें, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है। सिर्फ आपके सिंपल न्यूक ये मिसाइल चलते रहे, सिंपल ये टेक्नोलॉजीज चलती रहे, तो भी इतनी तबाही हो जाती है कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो तबाह हो जाता है। सो ये नॉन स्टेट एक्टर्स, और फिर टेररिज्म ने और एक किस चीज को सपोर्ट किया है या प्रमोट किया है, वो चीज ये बनती है कि इन लोगों ने स्टेट की मोनोपोली खत्म कर दी है, कि जरूरी नहीं कि अब स्टेट ही वॉर डिक्लेयर करेगी। अब जब इतनी तबाही हो चुकी हो, इतना कुछ हो चुका हो, तो भाई कोई भी एक ग्रुप उठ से ये एक्टिविटी कर सकता है, तो जंग की कैफियत पैदा होगी। तो जब जंग की कैफियत पैदा होगी, हुकूमत ने तो नहीं की। सो जो इंटेलेक्ट पॉइंट इसमें समझने का है वो ये कि स्टेट की जिम्मेदारी या स्टेट की रिट जो है वो खत्म हो चुकी है। किस चीज के ऊपर से? वॉर वेज, यानी वॉर स्टार्ट करने के अंदर। आप अफगानिस्तान इस वक्त एक बड़ा बैटल ग्राउंड है, जहां पर दोनों तरफ से लड़ाई जारी है, दोनों तरफ से ब्लेम गेम भी चलता है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट किसी को उसमें सक्सेस, तालिबान को तो कह सकते हैं आप, या अमेरिकन आप कह ले कि वो एक्सेस नहीं कर सके। तो अफगान जो सिविलियंस हैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने जिस वेपन से अमेरिकन को बैकफुट पे वो लाए हैं, वो सुसाइडल अटैक्स है। यस, इट इज ऑल ड्यू टू दीज सुसाइडल अटैक्स, कि उन्होंने ऐसा इंतजाम करके रखा कि यके बाद दीगरे जो है वो अमेरिकन वो फिर अंडर अटैक से अंडर अटैक ही रहे, और वो लोग अभी तक ट्रबल में रहे। 20 से 25% ज्यादा इलाका वो काबू नहीं कर सके, दुनिया की सबसे बड़ी पावर होते हुए। सो अब जो उनका मुआहदा हो गया है और वो वहां से डिफीट करने के बाद वहां से जा रहे हैं। वियतनाम में अमेरिका को शिकस्त हुई, रूस को अफगानिस्तान में हुई, उसके बाद इंसानी तारीख की ये सबसे बड़ी शिकस्त है कि जब एक सुपर पावर को शिकस्त हो रही है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब उनके पास जो है उनके मुकाबले में कोई दूसरी बड़ी पावर भी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच।